बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज नवेद नक़वी आपकी खिदमत में पेश हुआ है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ, और ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। जनरल इंग्लिश तो मैं अपने चैनल पर पढ़ा ही रहा था अब तक, और CSS के स्टूडेंट्स के लिए, मास्टर्स के लिए बहुत कुछ दे रहा था, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और इसके बाद इस लेक्चर के एंड में अपने फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़, बहुत बड़ी गुड न्यूज़, खुशखबरी है, और लिहाजा इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा। देखिए, फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो आपके पास सिलेबस में जो बुक है, इसका नाम है सेलेक्शंस फ्रॉम इंग्लिश वर्स। और इस बुक में से पार्ट 1 फर्स्ट ईयर में है और पार्ट 2 सेकेंड ईयर में है। ठीक है ना? पार्ट 1 आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं और पार्ट 2 आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। ठीक, मैं आज एक ऐसी कॉमन चीज़ करवा रहा हूँ जो दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आम तौर पर आपके कोचिंग सेंटर्स के जो टीचर्स हैं वो ये चीज़ इस तरह से डिटेल में कभी भी नहीं पढ़ाते, जबकि MCQs में ये चीज़ें आती हैं। और इसके अलावा आप जब अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते हैं, मेरे नोट्स में, मैंने अभी अपने नोट्स फिर से रिवाइज़ किए हैं, तो मेरे नोट्स में अक्सर वो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो कि लिटरेचर से रेलेवेंट हों, क्योंकि अगर एग्ज़ामिनेशन में लिटरेचर से रेलेवेंट टर्मिनोलॉजी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नंबर अच्छे मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ामिनर होता है वो ख़ुद मास्टर्स होता है लिटरेचर का, और अक्सर लिटरेचर के मास्टर्स होते हैं, वरना लिंग्विस्टिक्स के तो होते ही हैं। तो कम से कम मास्टर्स होते हैं इंग्लिश में। अब गला मेरा ख़राब है, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन अगर हो तो माज़रत के साथ। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आनी चाहिए और टीचर को क्लास में बताना चाहिए। मेरे पुराने फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स तो जानते होंगे, जो अब सेकेंड ईयर में हैं वो तो जानते ही होंगे उनकी ये चीज़ मैं क्लास में करवाता हूँ। लेकिन एक दफ़ा और कीजिए, समझिए ज़रा, बहुत दिलचस्प चीज़ है। देखें, फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सिलेबस में हम ज़रा तेज़ चलेंगे, और खुशखबरी एंड में मैं सुनाऊंगा जो फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक कि इट विल बी अ बिग गुड न्यूज़ फॉर यू। अब देखिएगा, आम तौर पर आपके सिलेबस में मुख्तलिफ़ जॉनरेस ऑफ लिटरेचर हैं, ख़ास तौर से पोइट्री में राइम्ड वर्स हैं, राइम्ड कपलेट्स हैं। ये अमूमन टीचर्स बताते भी नहीं है बच्चों को कि हम जो पोम पढ़ रहे हैं वो राइम्ड वर्स है या राइम्ड कपलेट्स हैं या क्या है, बैलेड है या सोनेट है या ले है। अगर बैलेड है तो उसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, नादरन बैलेड की राइमिंग स्कीम क्या होती है, सदरन बैलेड की क्या होती है, सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या होती है, और आयम्बिक पैटर्न क्या होता है, मीटर ऑफ द लाइन कैसे देखते हैं। इवन एक जगह आया है 7 एजेस ऑफ मैन, सेकेंड ईयर की पोम है 7 एजेस ऑफ मैन, उसमें एक लाइन है एन शाइनिंग मॉर्निंग फेस, हाँ वो है वाइनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैशल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। अब ये क्रीपिंग लाइक स्नेल तो आपकी बुक में ही डिटेल लिखी है कि ये सिमिली यूज़ हुई है
creeping like a snail, but Shakespeare has avoided a, article a before snail, although simile में तो ज़रूरी होता है ना, like a snail, मगर वहाँ a नहीं लगा हुआ। तो क्यों? क्योंकि आपकी बुक में भी लिखा है कि a is omitted from here to avoid disturbing the meter of the line, ताकि मीटर ऑफ द लाइन डिस्टर्ब ना हो। अब बच्चे को पता ही नहीं है कि मीटर ऑफ द लाइन होता क्या, हम कैसे सिलेबल्स काउंट करते हैं, कैसे बीट्स काउंट करते हैं, कैसे हम मीटर को देखते हैं। मीटर ऑफ द लाइन का सेंस ही नहीं होता फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे को। हालांकि हर पोम के एंड में उसका मीटर, उसके सिलेबल्स, उसके आयम्बिक पैटर्न, उसकी राइमिंग स्कीम, हर चीज़ डिटेल में बताई गई है, मगर हम उतनी ही पोम पढ़ते हैं जितनी टीचर हमें क्लास में खड़े होके रीड करके ट्रांसलेट करके चला जाता है। तो भाई मेरे पुराने स्टूडेंट जानते हैं मेरे पढ़ाने का मेथड क्या है, और मैं उसी मेथड से आज एक बहुत अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ। What is the difference between rhymed verse and rhymed couplets? तीसरी चीज़ हमारे सामने आती है लिटरेचर में, ब्लैंक वर्स। अच्छा, आपकी बुक में मैं एग्जांपल दे देता हूँ, पेज नंबर 3 फर्स्ट ईयर की पोइट्री है, द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, दैट इज़ अ राइम्ड वर्स। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, मैं सारी पोम्स की अगर जॉनर्स बता दूं तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा होगा। पेज नंबर 1 पर है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, दैट इज़ अ सॉन्ग। सॉन्ग की 2 प्रॉपर्टीज़ याद रखिएगा, फर्स्ट लाइन ही उसका टाइटल होती है, तो आप देख लीजिएगा फर्स्ट लाइन ही उसका टाइटल है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि सॉन्ग जो होता है किसी न किसी प्ले की एक पर्टिकुलर सिचुएशन से रेलेवेंट होता है, उस सिचुएशन से हटा कर नहीं पढ़ सकते आप। फॉर एग्जाम्पल, अंडर द ग्रीनवुड ट्री शोज़ द मिरर इमेज ऑफ द एलिजाबेथन सोसाइटी दैट वॉज बिकमिंग fatalist very fast, and fatalism was prevailing in the Elizabethan society, and that was the perfect mirror image of the fatalist Elizabethan society. तो वो शो किया गया है उसमें। अगर हम उसको ड्रामे की सिचुएशन से हटाकर पढ़ेंगे, एज़ यू लाइक इट की एक्चुअल सिचुएशन से हटाकर पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली मीनिंग कुछ और ही निकलेंगे। तो बाज़ लोग ये भी पढ़ा रहे होते हैं कि अगर इंसान नेचर के करीब हो जाए या फॉरेस्ट में रहना शुरू कर दे तो खुश रहेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। शेक्सपियर ना तो नेचर से करीब रहा ना फॉरेस्ट में रहा, ये तो फैटलिस्ट सोसाइटी का मिरर इमेज था। और जैसा कि आप जानते हैं कि लिटरेचर इज़ द मिरर इमेज ऑफ सोसाइटी एंड द सोसाइटी इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लिटरेचर। तो मुआशरा जो होता है ना, वो अक्कास होता है उस मुआशरे के अदब का, और अदब जो होता है वो आयनादार होता है मुआशरे का। ठीक है ना। तो ये मेरे अपने अल्फाज हैं, किसी की कोटेशन नहीं है। बहरहाल, तो राइम्ड वर्स, राइम्ड कपलेट्स और ब्लैंक वर्स, इनमें डिफ्रेंशिएट कर रहे थे हम। तो पेज नंबर 1 पर सॉन्ग है, पेज नंबर 3 पर द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, दैट इज़ राइम्ड वर्स। अब राइम्ड वर्स बच्चे को पता ही नहीं कहते किसे हैं। इसी के साथ साथ फिर है पेज नंबर 6 पर द एबॉट ऑफ कैंटरबरी, दैट इज़ अ सदर्न बैलेड। बैलेड और फिर सदर्न बैलेड बच्चों को नहीं बताया जाता। फिर इसके बाद आती है पेज नंबर 14 पर द डेजर्टेड विलेज, राइम्ड कपलेट्स हैं, राइम्ड कपलेट्स हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं देन पेज नंबर 18, लूसी ग्रे, नॉर्दर्न बैलेड है। एक तो सदर्न बैलेड है द एबॉट ऑफ कैंटरबरी, एक नॉर्दर्न बैलेड है लूसी ग्रे। उसके बाद हम जाते हैं पेज नंबर 22 पर, सोनेट कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। सोनेट है, हम सिर्फ इतना बताते हैं कि सोनेट की एक प्रॉपर्टी है कि उसकी 14 लाइंस होती हैं। हम ये नहीं बताते पेट्रार्चियन सोनेट्स क्या होते हैं, क्लासिकल सोनेट्स क्या होते हैं, और हम ये भी नहीं बताते कि सोनेट का टाइटल नहीं होता। अगर आप देखें तो ये टाइटल नहीं है, रेफरेंस है कि वो सोनेट जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज के ऊपर खड़े होकर लिखा गया, आई थिंक सितंबर 3, 1802 में। तो अगर मैं डेट गलत पढ़ूँ तो माजरत के साथ, बुढ़ापे में याददाश्त कमज़ोर हो ही जाती है। हाँ, सितंबर 3, 1802 शायद। तो ये तो रेफरेंस है भाई, टाइटल थोड़ी है।
सोनेट का कोई टाइटल, इवन शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं 154 सोनेट्स हैं टोटल हाउस ऑफ शेक्सपियर में, और 154 सोनेट्स में से हम नंबर से याद रखते हैं, सोनेट नंबर 20, सोनेट नंबर 29, सोनेट नंबर 51, कोई टाइटल नहीं होता उसका, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद क्योंकि पेपर में सवाल आता है व्हाट इज़ अ सोनेट, तो जाहिर है कि हम सिर्फ इतना ही लिखते हैं कि अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, तो इतना काफ़ी नहीं होता भाई, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं बतानी पड़ती हैं। इसके बाद फिर हम आते हैं पेज नंबर 26 पर अबू बिन अदम, दैट इज़ राइम्ड कपलेट्स। फिर आते हैं हम 28 पर इंसिडेंट ऑफ द फ्रेंच कैंप, दैट इज़ राइम्ड वर्स। फिर आते हैं हम द ट्वाइस पर, दैट इज़ अ हिम्निकल पोम। अब हिम्निकल पोम नहीं पता होता लोगों को। इसके बाद फिर हम आते हैं आई हैड रीच्ड योर डोर स्टेप्स, दैट इज़ अ ब्लैंक वर्स। अब ये फर्स्ट ईयर में तीनों आ गई, राइम्ड वर्स, राइम्ड कपलेट्स, ब्लैंक वर्स, है ना। बैलेड्स और सोनेट्स और सॉन्ग्स और ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रल, वो मैं भूल गया पेज नंबर 24 पर। तो ले क्या होता है, ले और सॉन्ग में क्या फ़र्क है, ले और बैलेड में क्या फ़र्क है, तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमें अगर नहीं होगी तो हम अपने नोट्स अच्छे नहीं बना सकते, और जब हमारे नोट्स ही अच्छे नहीं होंगे तो हम क्वेश्चन आंसर में यकीनन अपने नंबर कटवाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आया हूँ। अब हम तेज़ी से चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो राइम्ड वर्स और राइम्ड कपलेट्स में क्या फ़र्क है, और फिर ब्लैंक वर्स किसे कहते हैं, आज हम इन तीन चीज़ों को कवर करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, तेज़ी से चलते हैं। तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको राइम्ड कपलेट्स की। तो आपकी बुक में पेज नंबर 14 पर, मैं पेज नंबर भी लिख रहा हूँ और खुशखबरी यहाँ सुना रहा हूँ मैं अब बीच में। खुशखबरी आपके लिए यह है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, कि कल रात इंशाल्लाह 10 बजे, कल रात 10 बजे, कल संडे है, ज़ाहिर है सब फारिग होते हैं, कल रात 10 बजे नवेद नकवी यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करेगा। मैं आपके सामने लाइव स्ट्रीम करूँगा, लाइव लेक्चर दूंगा, और लिंक ज़ाहिर है उसी वक्त मैं सेंड करूँगा। जो लोग आना चाहें, उस लाइव लेक्चर में पार्टिसिपेट करना चाहें और क्वेश्चंस करना चाहें, और एनीथिंग आप सब्जेक्ट से रेलेवेंट आप जो भी पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चंस तैयार करके रखें। इंशाल्लाह कल लाइव स्ट्रीम में आपसे मुलाकात होगी और डिटेल में लिटरेचर के ऊपर बात होगी और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बारे में, ठीक है ना। तो कल 10 PM, कल रात 10 बजे नवेद नकवी यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करेंगे आपके सामने, खादिम आपके सामने होगा, और इंशाल्लाह बड़ा मज़ेदार लेक्चर होगा। और अगर इसमें मुझे आपकी तरफ से अप्रिसिएशन मिली और इनकरेजमेंट मिली तो फिर ये लाइव का सिलसिला मैं आगे भी चलाता रहूँगा, ठीक है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान से फरमाइश आ रही है लिटरेचर के चैनल के लिए, लेकिन मैं फ़िलहाल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए लिटरेचर की लेक्चर्स लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अब देखिएगा पेज नंबर 14 पर एक पोम है, द डेजर्टेड विलेज। अच्छा, आपने नोट किया होगा अमूमन इसका टाइटल बताया जाता है लाइन्स फ्रॉम द डेजर्टेड विलेज। अरे भाई, लाइन्स फ्रॉम तो इसलिए लिखा है कि कंप्लीट पोम आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, आपने सिर्फ इसकी फ्यू लाइन्स ही पढ़नी है, पूरी पोम नहीं पढ़नी है, इसलिए ऊपर छोटा सा लिखा हुआ लाइन्स फ्रॉम। ये टाइटल का हिस्सा नहीं है। टाइटल जो है पोम का वो ये है, द डेजर्टेड विलेज। ये है राइम्ड कपलेट्स। अब कैसे पता ये राइम्ड कपलेट्स है, ठीक है ना। तो मैं ये आपके सामने लिखकर पहले पेश करता हूं। हाँ जी, तो मैं बता रहा था द डेजर्टेड विलेज। द डेजर्टेड विलेज, अब मैंने चंद 4 लाइन्स लिख दी, उसकी बाकी लाइन्स देखिएगा। तो मैं ये बता रहा था कि सबसे पहली चीज़ राइमिंग नोट कीजिएगा। स्वीट ऑबर्न द लवलीस्ट विलेज ऑफ द प्लेन। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है प्लेन। Where health and plenty cheer the laboring swain। फिर आ गया स्वेन। अगर आप देखें तो प्लेन और स्वेन ये दोनों राइम्ड हैं। राइम्ड यानी आसान उर्दू में हम कहते हैं काफिया है, हम काफिया है, यानी दोनों की आवाज़ें सेम हैं, ठीक है ना, प्लेन स्वेन। इसी तरह से अगर आप देखें तो दूसरा राइम्ड पेयर हमारे पास है पेड। Where smiling spring its earliest visit paid and parting summer's lingering blooms delayed।
एंड पार्टिंग समर्स लिंगरिंग ब्लूम्स, ये लिंगरिंग ब्लूम्स पूरा एक फ्रेज है, लिंगरिंग अलग और ब्लूम्स अलग नहीं है। डिलेड, बहुत से लोग लिंगरिंग के मीनिंग अलग लिखवाते हैं, ब्लूम्स के अलग लिखवाते हैं, भाई लिंगरिंग ब्लूम्स है। अच्छा जी, यहां राइम्ड है पेड डिलेड, ये दोनों राइम्ड है। इसके बाद आप नोट कीजिएगा अगली लाइन एंड में आ रहा है ईज प्लीज, ये राइम्ड है। फिर आ रहा है ग्रीन सीन, ये राइम्ड है। फिर आ रहा है चार्म फार्म, ये भी राइम्ड है। और इसके बाद वाली लाइन में आ रहा है मिल और हिल, नेबरिंग हिल, वो हिल जो है शायद प्रिंटिंग के वक्त हिल गया था तो वो मिस प्रिंट है, वहाँ पर अपने हाथ से लिख लीजिएगा नेबरिंग हिल। बहुत से लोग तो यही नहीं बताते कि यहाँ वर्ड था हिल, तो हिल का वर्ड था HILL हिल, तो वो ना बताने की वजह है कि उनको खुद नहीं मालूम होता, और बग़ैर उस वर्ड के पूरी लाइन ट्रांसलेट भी करवा देते हैं, एक्सप्लेन भी करवा देते हैं, अल्लाह जाने क्या एक्सप्लेनेशन करते होंगे। बहरहाल तो मिल और हिल है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, तो लास्ट 2 लाइन्स जो है फर्स्ट स्टेंजा की, तो इस तरह से अगर आप देखें तो हर 2 लाइन्स, हर कपल ऑफ लाइन्स राइम्ड है। प्लेन सोएन ये राइम्ड है, पेड डिलेड ये राइम्ड है, ईज प्लीज ये राइम्ड है, ग्रीन सीन ये कपल ऑफ लाइन्स राइम्ड है, चार्म फार्म ये कपल ऑफ लाइन्स राइम्ड है, मिल एंड हिल ये भी राइम्ड है। तो इस तरह से कंसेक्यूटिव राइमिंग अगर आ जाए, कंसेक्यूटिव राइमिंग, तो हम इसे कहते हैं राइम्ड कपलेट्स। क्या कहते हैं? राइम्ड कपलेट्स। हाँ जी, ये कहलाते हैं राइम्ड कपलेट्स। जल्दी से हम दूसरी मिसालें देता हूं मैं इसकी, जैसे आपकी बुक में, इसी बुक में पेज नंबर 26 पर अबूबी नदम है। अबूबी नदम देखिएगा, राइम्ड कपलेट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से एंडीमियन पेज नंबर 62 पर है। एंडीमियन को अगर आप देखें तो बड़ी मशहूर पोम है जॉन कीट्स की। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर pass into nothingness, but still will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing, therefore on every morrow are we wrathing। अगर आप देखें तो पहली 2 लाइन्स एवर नेवर, फिर 2 लाइन्स आपके सामने है कीप स्लीप, फिर 2 लाइन्स ब्रेथिंग रेथिंग, अर्थ डर्थ, अब ये चलता रहेगा एंड तक। तो ये राइम्ड कपलेट्स की मिसाल है। अब मैं आपके सामने पेश करता हूँ राइम्ड वर्स की मिसाल, ठीक है। राइम्ड वर्स में क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले। हाँ जी, तो राइम्ड वर्स की एग्जाम्पल्स के लिए मैंने आपके सामने 2 पोएम्स की फर्स्ट स्टेंजा लिखे हैं। एक पेज नंबर 3 पर है इसी बुक में, और एक पेज नंबर 42 पर है, ठीक है ना। पेज नंबर 3 पर है द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। अगर इसको आप देखें तो हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट, वो शख्स कितना खुश है। बॉर्न और टॉट, जो पैदा हुआ, अब देखो पढ़ाने वाले करते क्या, जो पैदा हुआ और उसे सिखाया गया। अरे भाई वो और उर्दू वाला और है, यहाँ इंग्लिश वाला और है, एंड नहीं लिखा यहाँ। जो पैदा हुआ या सिखाया गया, तो पैदा नहीं हुआ तो सिखाया कैसे गया भाई। यहाँ टॉट का मतलब सीखना सिखाना नहीं है, टॉट मीन्स डाइड, मरा। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, कितना खुश है वो इंसान, ख्वाह पैदा हो या मरे, हर हाल पे खुश है। एक फैटलिस्ट ह्यूमन बीइंग, एलिजाबेथन सोसाइटी का एक फैटलिस्ट ह्यूमन बीइंग है जिसकी बात हो रही है, तो ही इज हैप्पी इवन ऑन हिज बर्थ एंड ऑन हिज डेथ, ठीक है ना।
वाई? बिकॉज फैटलिस्ट के दो ही काम होते हैं, जैसे शेक्सपियर ने कहा पेज नंबर 37 पर थर्ड लाइन में, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। शेक्सपियर कहता है ना, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिट्स देयर एंट्रेंसेस। इनके दो ही काम है, एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस। एग्जिट मीन्स डेथ, एंट्रेंस मीन्स बर्थ। दो ही काम है फैटलिस्ट ह्यूमन बीइंग के, पैदा होना और मरना, कीड़े मकोड़ों की तरह। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है, बॉर्न और टॉट, पैदा हो या मरे हर हाल पे राजी है। वो कहते हैं ना, लाई हयात आई कज़ा और ले चली चले, तो हयात लेकर आई, हम आ गए, कज़ा ले चली, हम जा रहे हैं, हम तो इस पर भी राज़ी उस पर भी राज़ी, ठीक है ना। खैर ये तो जब पोम पढ़ाएंगे तो डिटेल में बात होगी। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट द सर्वेथ नॉट अनदर्स विल, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फर्स्ट लाइन राइम्ड हो रही है थर्ड लाइन के साथ, और सेकंड लाइन राइम्ड हो रही है फोर्थ लाइन के साथ। मज़े की बात है ना। तो ये राइमिंग, तो अगर आप गौर कीजिए, तो अगर मैं इसको ए कह लूँ और तो फिर ये भी ए है, और अगर मैं इसको बी कहूँ तो ये बी है। तो राइमिंग स्कीम जो बन रही है, राइमिंग स्कीम, मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं आज ही के लेक्चर में मीटर ऑफ द लाइन भी पढ़ा दूं, लेकिन टाइम इतना नहीं होगा, बहुत लंबा लेक्चर नहीं करना है मुझे। तो अगर राइमिंग स्कीम अगर आप देखें तो ये ए और यहाँ पर ये बी और ये बी। अगर मैं लिख दूं ए बी, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि ऑल्टरनेट लाइंस राइम्ड है। राइम्ड वर्स में ऑल्टरनेट लाइंस राइम्ड होती हैं। राइम्ड कपलेट्स में कंसेक्यूटिव लाइंस राइम्ड थी, ए बी सी डी, जबकि यहाँ ए बी। दूसरी मिसाल पेज नंबर 42 से है, द मैन ऑफ लाइफ अपराइट whose guiltless heart is free from all dishonest deeds and thought of vanity। तो अगर आप देखें तो ये फर्स्ट लाइन को मैं अगर ए कहूँ, सेकेंड लाइन को बी कहूँ, ठीक है ना, सेकेंड लाइन ये बी हो गई। अब थर्ड लाइन जो है वो सी हो गई, क्योंकि ये तो किसी से भी मैच नहीं कर रहा। मगर फोर्थ लाइन का लास्ट सिलेबल जो है टी, ये बी से मैच कर रहा है। इसका मतलब सेकेंड एंड फोर्थ लाइंस आर राइम्ड। फ्री और वेनिटी का लास्ट सिलेबल हम देखेंगे टी, फ्री टी। सेकेंड इंस्टेंस में ज़्यादा अच्छा मिलेगा आपको, माई स्पेंट डिस्कंटेंट, ठीक है ना। तो सेकेंड स्टेंजा से आप आसानी से पकड़ लेंगे। तो बी। तो राइम्ड वर्स का एक राइमिंग स्कीम ये होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है ए बी सी। अब यहां तक तो तीनों मुख्तलिफ हैं, लेकिन चौथी लाइन जो है वो सेकेंड लाइन के साथ राइम्ड है, तो ये हो जाएगा ए बी सी बी। ये देखें, तो राइमिंग स्कीम ऑफ राइम्ड वर्स मे बी ए बी और ए बी, but rhyming scheme of rhymed couplets is always A B C D E F। मेरा ख्याल है आज ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपके। अब मीटर ऑफ द लाइन भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नंबर ऑफ सिलेबस कैसे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ बीट्स किस तरह काउंट करते हैं, मीटर किस तरह काउंट करते हैं, ऑक्टोमेट्रिक पेंटामेट्रिक लाइन क्या होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर समझ में आ गया हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और खुशखबरी मैंने दोबारा सुनानी है कि कल रात 10 बजे नवेद नकवी आपके सामने हाजिर होगा, लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब पर लाइव आऊँगा मैं आपसे। आप लाइव क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं लाइव आंसर्स दूंगा, ठीक है। और एक बात और बता दूं बेटा, मैंने तमाम कोचिंग सेंटर्स छोड़ दिए हैं, मैं अपने ग्रुप्स पढ़ा रहा हूँ। एक ग्रुप में पढ़ा रहा हूँ यूपी मोड़ पर, और एक ग्रुप में पढ़ा रहा हूँ पीपल्स चौरंगी पर। तो ये एड्रेसेस जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इन ग्रुप्स के एड्रेसेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से देख सकते हैं आप। क्योंकि जिन कोचिंग सेंटर्स के साथ मैं माजी में वाबस्ता था वो मैंने छोड़ दिए हैं, मगर अभी भी वहाँ लोग बच्चों को ये तरगीब दे रहे हैं कि सेक्शन बी जो है सर नवेद नकवी का होगा, आप ए में एडमिशन ले लें, बाद में बी में ट्रांसफ़र करवा लीजिएगा। ये झूठ है, सरासर झूठ है। मुझे बच्चों ने आकर बताया सर हमने वहाँ इसलिए एडमिशन ले लिया कि हमें तो ये बताया गया कि सेक्शन बी आप लेंगे। मैं नहीं लूँगा, मैं कोई सेक्शन बी कहीं नहीं लूँगा।
मैं सिर्फ अपने ग्रुप्स में पढ़ा रहा हूँ जिनका डिस्क्रिप्शन में एड्रेस है, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो कल लाइव स्ट्रीम अटेंड करना ना भूलें, 10 बजे रात, नवेद नकवी लाइव ऑन यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें।